हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि हम जानते हैं कि मैथ का सारा चैप्टर हम धीरे धीरे ख़त्म करवाते जा रहे हैं और इसी लाइन में हम 3.4 तक पूरा पढ़ा चुके हैं और इस वीडियो में 3.5 का फुल सॉल्यूशन देखेंगे एक ही वीडियो में। और हम आपको इस तरह समझा देंगे कि आपके दिमाग में डायरेक्ट जाएगा और इसीलिए आप यह वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने इससे पहले बार वीडियो को नहीं इससे पहले बार एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो है। और यदि आपने यह वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ 3.5 प्रश्नावली में सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। कहता है कि नीचे जो समीकरण युग्म लिखा गया है इसमें किसका एक अद्वितीय हल होने के लिए हम आपको स्थिति बताए थे, तो किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये कहता है जांच करने के लिए हम 3.2 में किए थे और जिसका अद्वितीय हल है उसे बीजगणित विधि से हल करने के लिए। कहता है यहाँ देखिए सबसे पहले 4 समीकरण युग्म दिया गया है, तो इसमें जांच कीजिए कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। जिसका अद्वितीय हल है उसका बीजगणित विधि से हल कीजिए। बीजगणित विधि का हम सूत्र आपको बताए थे जो उस बारे में वीडियो में बताए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। यहाँ सबसे पहला है x-3y-3 बराबर 0 और 3x-9y-2 बराबर 0। अब यहाँ लिख दिए x-3y-3 बराबर 0, 3x-9y-2 बराबर 0। यहाँ लिखते हैं, हमको बताए थे कि यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे। यहाँ a1 हो गया 1, b1 हो गया -3, c1 हो गया -3 और यहाँ पर a2 हो गया 3, b2 -9 और c2 -2। अब हम सबसे पहले a1/a2 निकाल लेंगे। a1/a2 निकालने के लिए 1/3 b1/b2 भी हो जाएगा 1/3 -3/9 है तो कट जाएगा 1/3 और c1/c2 यहाँ c2 हो जाएगा कितना -3/2 -3/-2 यहाँ माइनस में कट जाएगा तो 3/2। इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के 1/3 और 1/3, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है और इसका ही पर छोड़ देंगे। अगर जिसका अद्वितीय हल होगा उसको हल करेंगे, ठीक। यहाँ इसके नीचे देंगे लिखे कि इसका कोई हल नहीं है, ठीक। दूसरा प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8 है, ठीक। अब इसको हल करते हैं। 2x + y बराबर 5, अब इस 5 को इस तरह ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे तो 2x + y - 5 बराबर 0। और दूसरा दिया गया है 3x + 2y बराबर 8, 3x + 2y और ये 8 को इधर आएंगे तो -8 बराबर 0। और यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ a1 के क्या जिसे आप मानना चाहेंगे दूसरे समीकरण को मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। इसे नहीं मानेंगे तो कोई गलती नहीं है। और यहाँ a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 1, यहाँ देखिए 1 है और c1 हो जाएगा -5 और यहाँ a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा -8, ठीक। अब यहाँ जांच करेंगे a1/a2 क्या है। a1/a2 है क्या 2/3 और b1/b2 है 1/2। यहाँ देखिए 2/3 और 1/2, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब समीकरण का अद्वितीय हल है। तब इसे हमें हल करना होगा बीजगणित विधि से, क्योंकि प्रश्न कहता है इसका अद्वितीय हल है उससे बीजगणित विधि से हल कीजिए। और हम आपको सूत्र बताए थे कि x/b1 × c2 - b2 × c1 बराबर y/c1 × a2 - c2 × a1 और 1/8 a1 × b2 - a2 × b1। अब इसे हम एक ट्रिक बताए कि 12 ठीक। इस ट्रिक का याद करना चाहेंगे तो कल अब हम मान बैठाएंगे x/1 × -8 और -2 × -5। अब यहाँ पर इसी तरह मान बैठा लेंगे हम, क्योंकि मान ऊपर निकाले थे। अब यहाँ हल करेंगे तो हो जाएगा x/-8 + 10 y/-15 + 16 और बराबर 1/4 - 3। अब यहाँ पर x/2 हो जाएगा बराबर y/1 बराबर 1/1, यानी x/2 बराबर y बराबर 1, यानी x/2 का जो मान आएगा वही y का मान आएगा। जो y का मान यानी यहाँ पर y का मान सीधा 1 होगा, इतना समझ लिए। इधर छोड़ दीजिए यहाँ पर y का मान 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या था x - 2 बराबर 1। देखिए ये तीनों आपस में बराबर है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ये तीनों बराबर है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि x/2 बराबर 1, इसलिए x बराबर 2 हो जाएगा। कोना गुना कर देंगे, ठीक। y का मान 1 निकल गया और x का मान 2 निकल गया, ये हल हो गया समीकरण। कहता है x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक। अब ये प्रश्न 2 भी हल हो गया। और प्रश्न 3 क्या था, प्रश्न 3 था 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 4, ठीक। समझ गए, इसे भी हल करते हैं।
यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस, यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस, देखिए 3x माइनस 5 हुआ था, 3x माइनस 5 हुआ बराबर, यहाँ देखिए लिखा है 3x माइनस 5y, रुक जाइए 2 मिनट, ऐसा 2 नंबर, हाँ यहाँ देखिए 3x माइनस 5 हुआ बराबर 20, तो इस 20 को इधर कर लेंगे, 3x माइनस 5 हुआ माइनस 20 बराबर 0, और दूसरा था 6x माइनस 10 हुआ बराबर 40, यानी 6x माइनस 10 हुआ बराबर माइनस 40 बराबर 0। अब इसमें 2 कॉमन लेंगे तो सिंपल हो जाएगा समीकरण, 2 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 5 हुआ माइनस 20 बराबर 0। अब ये 2 को इधर भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, ये 0 ही बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर a1 a2 b1 b2 निकाल लेंगे तो यहाँ पर ठीक होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए a1 हो गया कितना 3, यहाँ समीकरण था a1 कितना हो गया 3, b1 कितना हो गया -5, c1 हो गया -20, और यहाँ a2 हो गया 3, a2 3 और b2 -5, c2 -20। अब यहाँ a1/a2 निकालेंगे तो हो जाएगा 1, b1/b2 भी 1, c1/c2 भी 1। इसका मतलब ये तीनों बराबर है और समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसका भी हम यही करके छोड़ देंगे, समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। और यहाँ सबसे लास्ट प्रश्न यहाँ पर है कि x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं चौथा समीकरण है क्या, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और यहाँ पर इसी समीकरण एक चाहे तो मान लेंगे, और दूसरा 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ पर भी इसमें 3 को मान लेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब ये 3 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ a1 a2 b1 b2 निकाल लेंगे, a1 का मान होगा 1, a2 का मान भी 1, और b1 का मान -3, b2 का मान -3, c1 का मान माइनस कितना होगा, c1 का मान हो जाएगा -7 हो जाएगा। सर यहाँ पर देखिएगा तो गलती लिखा गया है, यहाँ पर सबसे पहले समीकरण लिखने दिए, c1 का मान -7 ही होगा, c1 का मान -7 कर लीजिए, और यहाँ c2 का मान -5 कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर कर देंगे, अब यहाँ देखिए c1 का मान यहाँ बैठाया गया -7, ठीक। यहाँ a1/a2 जांच करेंगे तो हो जाएगा 1, b1/b2 हो जाएगा -3 बटे -1, यानी b1/b2 हो जाएगा 3। इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसका मतलब समीकरण का अद्वितीय हल है। देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसका समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, तब इसे हमें हल करना पड़ेगा। इसके लिए सूत्र बैठाएंगे, सूत्र हमको बताए थे। अब यहाँ पर सूत्र बैठाने पर हमें प्राप्त होता है x/15 - 7 बराबर y/-7 + 5 बराबर 1/-1 + 3। अब यहाँ हल करेंगे तो x/15 में से 7 गया तो 8 बराबर y/-2, यहाँ -7 में से +5 जुटेगा तो -2 बराबर 1/2। अब यहाँ देखिए पहला तथा तृतीया, सबसे पहले पहला तृतीया से रहते हैं। पहला और तृतीया पद क्या है, x/8 बराबर 1/2, हम कहें सभी इसका बराबर होगा। तो यहाँ देखिए ये अगर 8 को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 8/2, क्योंकि कोने कोने गुना कर देंगे 8/2 हो जाएगा, यानी x का मान 4 निकल गया। द्वितीय तथा तृतीया से y/-2 बराबर 1/2। अब यहाँ से हम देंगे काट तो ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y का मान -1 निकल गया, ठीक, समझ गए। अब यहाँ दूसरा प्रश्न कहता है, अब यहाँ दूसरा प्रश्न चलते हैं, और पहला प्रश्न यहीं पर खत्म हो गया, पहला का चाल था। और आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न में बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि दूसरा प्रश्न सबसे पहले देखिए, दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न हम पढ़िए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण का अपरिमित रूप से यहाँ समीकरण दिया, ऐसा कहता है कि ए और बी में ऐसा कौन सा मान बैठा है कि ताकि इन दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हो, ठीक। अब यहाँ देखते हैं इसे किस तरह हल होगा। यहाँ पहला दिया गया है 2x + 3y बराबर 7। यहाँ देखिए पहला समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर 7, यहाँ लिखिए 2x + 3y बराबर 7। अब इस 7 को धर लेंगे, 2x + 3y - 7 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया गया है a - b × x + a + b × y बराबर 3a + b - 2। अब यहाँ देखिए अभी ये जो ये पूरा प्लस इधर का माइनस हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले a1 a2 b1 b2 सब निकालिए। a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 और c1 का मान -7 हो गया। a2 का मान a - b और b2 का मान a + b, c2 का मान -3a + b - 2। अब हम जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1/a2 क्या होगा 2/a - b और b1/b2 3/a + b और c1/c2 7/3a + b - 2। अब कहेंगे हम माइनस क्यों नहीं, क्योंकि माइनस में से यहाँ पर कट जाएगा, इसलिए नहीं लिखा, ठीक। अब इसके बाद इसे हल करेंगे। इसे हल किस तरह करेंगे, यहाँ पर देखिए हल किस तरह करेंगे। यहाँ पर हल देखिए
3/a+b। यहाँ देखिए किस तरह लिया गया है 3/a+। सबसे पहले इन दोनों को लेंगे 3/a+b बराबर 7/3a+b-2। यहाँ क्या गया है कि 3/a+b बराबर 2/a-b, और ये दोनों को लिया गया, सॉरी ये दोनों को लिया गया, ये दोनों को, इसको छोड़ दिया गया है, इसको भी बाद में लिया जाएगा। 3/a+b बराबर 2/a-b। अब इसे कोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले एक समीकरण बनेगा, यहाँ हो जाएगा 2 × a+b बराबर 3 × a-b, यानी 2a + 2b बराबर 3a-3b। और ये को एक तरफ करेंगे, b को एक तरफ, 2a - 3a बराबर -3ab - 5b, यानी ये -a बराबर -5b, माइनस में कर गया, यानी a बराबर 5b। ये जो है 5b के बराबर है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए हम जो कहे थे द्वितीय और तृतीय से लेंगे। द्वितीय में क्या था 2/a-b, तृतीय में 7/3a+b-2। अब यहाँ पर इसके बाद है, यहाँ पर जो कहते थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर सबसे बड़ा, यहाँ पर समझने वाला चीज़ है, हम क्या निकाले थे, a बराबर 5b, निकाले थे। पहला तो था द्वितीय से। अब जहाँ पर a है वहाँ पर 5b बैठा देंगे, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ a है तो 5b बैठा दिए, 2/5b - b बराबर 7/3 × 5b + b-2। अब इससे क्या होगा, इससे b का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा। 2/4b कर दिया बराबर 7/15b + b-2। अब 1/2b हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 से 4 कट गया 2 बार में। उसके बाद 7/15b में b यहाँ पर जुटा तो हो जाएगा 16b - b-2 हो गया। अब इसके बाद गुना करेंगे 7 × 2b, यानी 14b बराबर 16b - 2। उसके बाद ये 16b इधर चला गया, तो 14b - 16b बराबर -2, यानी -2b बराबर -2। b का मान एक निकल गया। अब देखे थे कि a बराबर 2b था, यानी ये का मान 2 निकल जाएगा, 2 गुना करेंगे तो ये का मान 2 निकल गया। अब यहाँ a बराबर 2 और b बराबर हो गया 1, नहीं a बराबर 5 भी था, सॉरी a बराबर 5 भी था समीकरण में, a बराबर 5b, यानी a का मान 5 और b का मान 1 हो गया, ठीक। समझ गए। अब यहाँ पर यहाँ दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक। पहला प्रश्न पूरा हल का था। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ देखिए, यहाँ ये निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इन दोनों से a और b में संबंध निकाल लेंगे। इसके बाद ये और पहला और तृतीया से b का मान निकाल सकते हैं, या द्वितीय और तृतीया से भी निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ इसमें भी दूसरा प्रश्न दिया गया है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के योग का कोई हल नहीं होगा। कहता है नीचे समीकरण दिया गया है इसका, इसमें कहता है के मान निकालने को, उसमें कहता था a और b का मान निकालें, इसमें सिर्फ के किस मान के लिए इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ समीकरण दिया गया सबसे पहले 3x + y बराबर 1। अब ये 1 को इधर लाएंगे, 3x + y - 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया गया है 2k - 1 × x + k - 1 × y बराबर 2k + 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे भी इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगा। a1 b1 सब निकाल लेंगे। देखिए a1 b1 सब निकाल लिया गया है। a1 बराबर यहाँ 3 था, आप देख लीजिएगा, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -1, a2 बराबर 2k - 1, b2 बराबर k - 1, यानी c2 बराबर -2k + 1। अब देखिए समीकरण का कब कोई हल नहीं हो, जब a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, तब होगा, कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पर मान बैठा देंगे a1/a2 का, a1 का मान 3 है और a2 का मान 2k - 1, b1 का मान 1 और b2 का मान k - 1 बराबर इज नॉट इक्वल -1/- 2k + 1। यहाँ माइनस में कट गया, तो अब हम हल करेंगे 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1 बराबर 1/2k + 1। अब यहाँ पहला दूसरा से लेंगे, तो हो जाएगा 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। अब यहाँ देखिए कोना को गुना करेंगे, 3 × k - 1 बराबर, ये तो एक ही है तो वही हो जाएगा 2k - 1। अब यहाँ 3 का -3, अभी सबको इधर ले आएंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, मतलब प्लस माइनस में। अब देखिए 3 के में तो 2 के घटेगा तो k, और यहाँ देखिए k और माइनस ये है तो हो जाएगा -2 बराबर 0, यानी k बराबर 2, यानी k का मान निकल गया 2, ठीक। समझिए कि का मान कैसे 2 निकला, पहला दूसरा से लिया गया है, उसके बाद ये 3 के में 2 के घटा तो हो गया k, और इसके बाद -3 में ये घटा तो हो गया -2, इधर आके +2 हो गया, ठीक। अब इसमें भी कोई नहीं लिखा, इसमें भी कुछ बात नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये है ऐसा कर लेंगे समीकरण को, इसमें a1 a2 b1 b2 सब निकालेंगे। उसके बाद जैसा स्थिति होता है लिख देंगे, और उसके बाद पहला दूसरा से लेकर के काम से निकालेंगे। इसमें कोई दम ही नहीं लगता हमें इस प्रश्नावली में, ठीक। उसके बाद ये अब ये तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या है,
तीसरा प्रश्न भी कुछ समय के लिए ये मेहमान है, उसके बाद आपके नज़रों से तुरंत ये उड़ने लगेगा। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधि दोनों से हल कीजिए। अब देखिए 3.4 प्रश्नावली था, उसमें कहता था कि विलोपन और प्रतिस्थापन से हल कीजिए, यहाँ कहता है प्रतिस्थापन और बीजगुणन से हल कीजिए। और कौन सा विधि आपको अधिक उपयुक्त लगता है? यहाँ कहता है प्रतिस्थापन और बीजगुणन से तुलना करने के लिए, यहाँ कहता था विलोपन और प्रतिस्थापन से तुलना करिए। अब यहाँ 2 समीकरण दे दिया गया है, 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। अब यहाँ देखते हैं तीसरा प्रश्न में पहले सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से सिंपल तरीका से हल कर लेंगे, यहाँ समीकरण 2 से ले लेंगे, x का मान यहाँ निकल जाएगा। उसके बाद x का मान समीकरण 1 में लिखेंगे क्योंकि समीकरण 2 से लिए। अब ये तो प्रतिस्थापन और विलोपन आपके जी पर लटाएगा और इस वीडियो में आपको बीजगुणन भी मुँह पर लटाया जाएगा। अब यहाँ समीकरण 1 क्या था, 8x + 5y = 9, यहाँ x का मान रख दिया गया। यहाँ पर तब यह निकल के आ गया 32 - 16y / 3 + 5y = 9 होगा। 3 एलसीएम ले लेंगे तो 32 - 16y + 5y = 9। अब ये कोना कोनी गुना हो जाएगा कि 32 - y होगा, क्योंकि यहाँ पर 16 में से 15 घटा तो हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ जो बड़ा चिन्ह वही लगेगा, y बराबर 27। अब ये 27 पे धर जाएंगे, यानी 32 - 27 = y। अब यहाँ y का मान क्या निकला, यहाँ का मान निकल गया 5, ये घटा तो 5 बचा, यानी y का मान निकल गया 5। यहाँ देख लिए लिखा होगा y का मान निकल गया 5। देखिए y का मान 5 निकल गया। y का मान समीकरण 3 में समीकरण 3 क्या था, x = 4 - 2y / 3। अब यहाँ y का मान रख देंगे 4 - 2 × 5/3, 4 - 10/3 यानी -6/3 यानी -2 निकल गया। x का मान -2 निकल गया। अब यहाँ देखें कि और y का मान -5, y का मान सिर्फ 5 माइनस नहीं, प्लस नहीं लगा। ठीक, उसके बाद यहाँ बीजगुणन से हल करें। अब यहाँ प्रतिस्थापन हो गया, बीजगुणन कहता है, बीजगुणन से हल करेंगे। बीजगुणन में सबसे पहले a1 a2 b1 b2 निकाला, उसके बाद सूत्र लगाएंगे। सूत्र में बैठाएंगे तो ये आएगा x बटे -20 + 18 बराबर y बटे -27 + 32 बराबर 1 बटे 16 - 15। उसके बाद x बटे -2 कर देंगे, हाँ ये घटेगा तो x बटे -2 बराबर y बटे 5 बराबर ये 1 बटे 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1। यानी पहला यहाँ लिख देंगे प्रथम तथा तृतीय से, यानी x बटे -2 बराबर 1, यानी x बराबर -2 और y बटे 5 बराबर 1, यानी y बराबर 5, यानी x का मान -2 और y -5, y का मान सिर्फ 5 निकला। अब यहाँ देखें कि आपको कौन सा विधि ज़्यादा अच्छा लगा। हमें तो प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ देखिए सिंपल और बीजगुणन में एक सूत्र भी याद रखना पड़ता है, तो कोई सूत्र नहीं है, तो सिंपल तरीका से कर दिया। ठीक, यहाँ लिखते प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। अब यहाँ देखिए आप 3 प्रश्न तक समझा दिए, 1 में था 4 प्रश्न, 2 में था 2 प्रश्न, 3 में था 1 प्रश्न, यानी 4 2 6 1 7 प्रश्न बता दिया गया। अब इसके बाद 5 प्रश्न होगा, इसमें 12 प्रश्न है। हाँ, इसमें 12 प्रश्न है। 12 प्रश्न को हम अच्छा तरीका से समझा देंगे और यहाँ पर आशा है कि आप 7 प्रश्न अच्छा तरीके से समझ गए। यदि समझें तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक, अब हम 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न में 4 नंबर प्रश्न में हम कहें 4 प्रश्न है। चारों प्रश्न को देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कहता है 4 नंबर प्रश्न। यानी कि हमको प्रश्न को बड़ा कर दिया, नहीं तो उसमें लाते तो कोई बड़ा होने का लायक ही नहीं था। ठीक, यहाँ पर बड़ा हो गया है। उस 4 में लिखा गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल किसी भी विधि से ज्ञात करिए। देखिए यहाँ सबसे अच्छा काम किया, यहाँ कोई विधि सीमित नहीं किया, आप कोई विधि से हल कर सकते हैं। बता कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरण, ये नीचे यहाँ पर शायद 5 समीकरण दिया होगा, इसमें हमें समीकरण बनाना है। समीकरण का युग्म और उससे कोई भी बीजगणित विधि से हल कर दीजिए। यहाँ ठीक किया, आप गलाब विधि से हल कर सकते हैं, आप विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से, बीजगुणन से, कोई से भी हल कीजिए, आंसर वही निकलेगा। ठीक, यहाँ सबसे पहला स्थिति दिया गया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग, एक नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिनों का भोजन लिया। देखिए ये ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये सारे प्रश्नों वाले में एक नियत और उसमें प्रतिदिन वाला। यहाँ पर भोजन वाला दे दिया, इससे पहले था कौन सा वाला था, पुस्तकालय वाला, उससे पहले था टैक्सी वाला। ठीक, यहाँ देखिए इसको अच्छा से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सभी प्रश्नावली में इसको अच्छा से तरीका से समझा रही हूँ, आप समझ जाइएगा। देखिए समझाते हैं आपको। होता है कि एक छात्रावास है, तब छात्रा जो आवास करता है वहाँ का मासिक आय, तब मासिक महीना का जो है उसका एक जो हिस्सा है वह नियत है, यानी सीमित है, यानी फिक्स है यहाँ पर, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि वह कितना दिन भोजन करा। ताकि छात्रावास है ना, वहाँ पर महीना में शायद रुपया दिया जाता है। ठीक, और उसमें कोई सा एक भाग है वह सीमित, वह नियत फिक्स कर दिया, आप चाहे 2 दिन ले, 1 दिन ले, आपको उतना वो आपको उतना रुपया देना पड़ेगा जितना भाग नियत किया
गया है, ठीक। और उसके बाद आप जितना दिन एक्स्ट्रा लाते हैं उसके एक्स्ट्रा का भोजन रखेगा दिन के हिसाब से। क्या जब एक विद्यार्थी ये जो है वह 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपया देना पड़ता है। तो 20 दिन भोजन का 1000 रुपया वो नियत लगा के दिया, ठीक। और जबकि एक विद्यार्थी को 26 दिन भोजन किया तो उसने 1180 रुपये अदा किया। नियत वैध था, प्रतिदिन का भोजन ज्ञात किया। इसे हम आपको पता होगा, इसे ज्ञात करने हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कहता है उसे मान लेंगे, जो निकालना होगा मान लेंगे। माना कि नियत व्यय बराबर x होता है, प्रतिदिन भोजन बराबर y। यहाँ देखिए मान लिया हैं कि माना कि छात्रावास का मासिक व्यय बराबर x और क्या, और जो प्रतिदिन था उसे y मान लिया। अब देखिए यहाँ देखिए, अब कहता है कि 20 दिन भोजन किया तो कितना लगा 1000 रुपये। 20 दिन भोजन किया तो 1000 रुपये लगा। और उसमें नियत भी सम्मिलित है और उसमें नियत भी यहाँ पर जोड़ा गया है, इसीलिए हम यहाँ पर नियत भी जोड़ दिया। x + 20 बराबर 1000 और 26 दिन क्या तो 1180 रुपया देना पड़ेगा, यानी उसमें नियत भी जोड़ा हुआ है, यानी x + 26 बराबर 1180, ठीक। समझ गए। अब यहाँ क्या करेंगे, जो बड़ा है छोटा में घटा देंगे। हमें विलोपन भी सबसे हल्का लगता है, इससे हम विलोपन भी दे सकते, सब प्रश्न को हल किए होंगे इसमें, ठीक। अब यहाँ समीकरण 2 को समीकरण में घटा देंगे, x + 26 बराबर 1180, x + 20 बराबर 1000 घटा देंगे तो x कट गया, 26 में 20 घटा तो 6y बराबर 180 घटा तो y का मान निकल गया 30। y का मान समीकरण किस में 1 चाहे 2 में, हम समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 x + 20 बराबर 1000, y का मान निकल गया 30, यानी 30 गुना 20 हो गया 600, 1000 में 600 घटा तो 400, यानी यहाँ पर समझिए नियत जो व्यय है वो 400 रुपया और प्रतिदिन भोजन 30 रुपया, यानी आप कितना दिन भी लगिए उसे 400 रुपया देना पड़ेगा और साथ में जो प्रतिदिन रहते हैं उसका अलग, यानी 30 रुपया उसके हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक। समझ गया। ये छात्रावास पर निकल गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि यहाँ पर भी देखिए भिन्न वाला, ये भिन्न वाला शायद प्रश्न सब प्रश्नावली में था, जिसमें इसमें हल करने के लिए कहता था सब बीजगणित विधि से। यहाँ भिन्न वाला प्रश्न में कहता है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, जो कोई भिन्न है वह 1/3 हो जाती है तथा जब उसके अंश में घटाया जाता है। जब कोई भिन्न के अंश में घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाता है। और जब उसके हल में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। समझिए, कहता है कि अंश में यदि 1 घटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा और यदि हल में 8 जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक। वह भिन्न में ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, भिन्न में मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर x था, भिन्न का हल बराबर y। अब इसके लिए भिन्न वाला हो जाएगा x/y। अब प्लस में जिस तरह कहता है कि अंश में घटा देते हैं, यानी x - 1/y बराबर, अब क्या बन जाता है 1/3। मैं इधर गुना कर देंगे 3 × x - 1 बराबर, या गुना करने y 3x - 3 बराबर y। यहाँ बन गया दूसरा। अब यहाँ पर बन गया पहला समीकरण। पहला समीकरण कौन सा बना, 3x + y बराबर 3, ये बन गया कौन सा समीकरण, पहला। दूसरा में कहता है यदि हल में 8 जोड़ दिया जाता है 1/4 बन जाता है। हम क्या, यानी हल में 8 जोड़ दिया, यानी x/y + 8 बराबर 1/4 होगा। दोनों का इसका भी गुना कर देगा तो हो जाएगा क्या, यहाँ किया गया है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x बराबर y + 8, यानी इस y को इधर कर लेंगे 4x - y बराबर 8, ठीक। हम समीकरण 2 को 1 में घटाएंगे क्योंकि समीकरण 2 वाला है। समीकरण 2 को 1 में, समीकरण 2 है 4x - y बराबर 8, दूसरा है 3x - y बराबर 3, ठीक। आपको घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा माइनस प्लस माइनस। अभी हम y कट गया, उसको 4 में से 3 गया, 1 बट गया, x बराबर 8 में से 3 गया 5, यानी x बराबर 5। अब x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या, 3x - y बराबर 3 और x का मान 5, यानी 3 × 5 माइनस y बराबर 3। अब 15 - 3 बराबर y, यानी y का मान निकल गया 12, यानी x का मान निकल गया 5, y का मान निकल गया 12, यानी भिन्न बराबर x/y होता है, इसका मतलब 5/12। अब यहाँ भिन्न निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ दो प्रश्न था। पहला प्रश्न था भिन्न वाला, उसके बाद था नियत वाला। भिन्न था, एक था नियत वाला प्रश्न। अब ये दोनों प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि हर प्रश्नावली में ये आता ही है, ठीक। हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, ये एक अलग ढंग का क्वेश्चन है। ये हमें शायद कोई प्रश्नावली में नहीं देखने मिला, लेकिन ये नया प्रश्न है, फिर भी हम आपको इस तरह समझा देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ देखते हैं क्या लिखा गया, ठीक। लिखा गया यस, एक लड़का का नाम है, उसको एक टेस्ट लिया गया है, उसमें वह 40 अंक का जीत गया, यानी 40 अंक प्राप्त किया। 40 अंक प्राप्त किया, उसके बाद समझते हैं। 40 अंक प्राप्त किया, 40 अंक प्राप्त किया, 40 अंक लिया कब, जब उस टेस्ट में सही उत्तर पर 3 अंक दिया जाता है। हाँ रुकिए, जब सही उत्तर पर 3 अंक दिया जाता है, यदि कोई क्वेश्चन आपका सही है तो 3 अंक मिलेगा,
और यदि गलत है तो 1 अंक काट दिया जाएगा। यहाँ पर माइनस मार्केंगे। यदि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता था और शुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलता तो उसने पास 50 अंक अर्जित किया होता था। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये हमें बताना, लोग जाइए। यहाँ इस प्रश्न नया है, इसलिए हम आपको अच्छा से समझाते हैं, ठीक। यहाँ कहता है कि एक टेस्ट में 40 अंक एक लड़का अर्जित किया। कब अर्जित किया? जब उसके टेस्ट में सही उत्तर पर 3 अंक दिया जाता था और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता था। जब उसी प्रश्न में सही उत्तर पर 4 अंक देता और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लेता तो उस टेस्ट में उसको 50 अंक प्राप्त होता, ठीक। अब टेस्ट में कितना प्रश्न थे ये हमें बताना, ठीक। यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि सही उत्तर बड़ा प्रश्न की संख्या। मान लेते हैं कि हम तो यहाँ मैथ सब प्रश्न तो हम मान के ही बना रहे हैं। मान लेंगे कि टेस्ट में सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या, मान लेते हैं कि टेस्ट में सही उत्तर वाला जो प्रश्न था वो x था और जो गलत उत्तर वाला प्रश्न था वो y था, ठीक। अब हम कहता है क्वेश्चन क्या है, कुल प्रश्न की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल प्रश्न कितने थे ये निकालना पड़ता है। अब बताइए, कोई भी प्रश्न है वह जो प्रश्न होगा वह लड़का या तो वह प्रश्न को सही बनाया होगा या तो गलत बनाया होगा। यानी कुल प्रश्न की संख्या यदि सही प्रश्न और गलत प्रश्न को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, यानी कुल प्रश्न की संख्या x + y हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि यदि उसके प्रश्न में सही उत्तर पर 3 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है तो उसके 4 अंक मिले, यानी 3x - y = 40 हो गया, ठीक। अब उसके बाद कहता है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलता और गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिया जाता, यानी 4x - 2y = 50। अब यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये समीकरण सरल बन जाएगा। 2 कॉमन ले तो 2x - y = 25 हो गया, ये 50 कट गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर समीकरण 1 को 2 में घटा देंगे क्योंकि समीकरण 1 बड़ा है तो यहाँ विलोपन विधि से हम सब प्रश्न को हल किए, क्योंकि विलोपन विधि सबसे आसान तरीका। आप भी हमेशा आपको देते हैं कि आप भी विलोपन विधि से हल कीजिएगा ताकि आपको कम समय में लगे, ठीक। यहाँ समीकरण 2 क्या है, 2x - y = 25 और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x - y = 40। यहाँ घटा है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस जो है प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। अगर हम 2 में 3 घटेगा तो बन जाएगा -x = -15। ये माइनस में कर गया, x का मान 15 निकलेगा। अब x का मान समीकरण 1 में लिख देंगे। समीकरण 1 क्या है, 3x - y = 40, x का मान 15 यानी 3 × 15 - y = 40, यानी 45 - y = 40। और यहाँ पर देखिए, अगर हमें y निकालना हो तो ये अब यहाँ देखिए ये 45 इधर है, अब ये 40 इधर प्लस है तो इधर का माइनस हो जाएगा, 40 = y, यानी y का मान निकल गया 5, y का मान 5 और x का मान निकल गया कितना, x का मान कितना निकला था 15, यानी x और y का मान निकल गया। अब कुल प्रश्न में निकालना हो तो दोनों को जोड़ लेंगे, 15 + 5 = 20, यानी उस टेस्ट में कितने प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे, ठीक। समझ गया आप, ये सब प्रश्न था सही, ये सही उत्तर और सही और गलत उत्तर वाला प्रश्न की संख्या में निकालना था, निकाल लिए। इसमें इस जो टेस्ट था इसमें माइनस मार्किंग था, ठीक। क्वेश्चन करता था, आप समझ गए होंगे, सब ऐसा हमको समझाएं, ठीक। अब मैं चौथा प्रश्न करता है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न सबसे पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक। चौथा प्रश्न कहता है एक राजमार्ग, कोई मान लीजिए राजमार्ग है, ठीक, पर 2 स्थान A और B है। मान लीजिए एक स्थान यहाँ A है और एक स्थान यहाँ पर B है। कहता है इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। कहता है कि एक कार जो है वो A से है, एक कार जो है ये मान लीजिए एक कार है, यह A से, एक कार A से चलती है अर्थात दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। कहता है ये दोनों जो कार है A और B, ये एक कार A से चलती है, एक कार B से चलती है, ये दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, एक ही टाइम पर चलना प्रारंभ करती है और ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। ये कार मान लीजिए इधर चल रहा है तो ये कार भी इधर चल रहा है और इसका चाल अलग अलग है, ठीक। कहता है कि ये 5 घंटा बाद मिल जाती है तो दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। एक बार हम क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में समझाते हैं। कहता है कि एक राजमार्ग है, उस पर 2 स्थान है A और B, ये दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहता है A से कार चलना प्रारंभ किया और B से कार चलना प्रारंभ किया। अब ये दोनों कार की जो चाल है वो अलग अलग है, चाल एक नहीं है। अब ये दोनों कार एक ही दिशा में चलती है, उसके बाद ये दोनों जो कार है, ये जो कार पीछे है वो कार उस जो कार आगे बढ़ा है उसको 5 घंटा के बाद मिल जाती है। कहता है दोनों कार के हमें चाल ज्ञात करना। इसके लिए क्या करेंगे, मान लेंगे जो ज्ञात उसे मान लेंगे। माना कि A स्थान से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और B स्थान से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखिए, कहता है कि 5 घंटा बाद वो दोनों मिल जाती है। कहता है 5 घंटा बाद वो दोनों मिल जाती है, यानी इसका अगर 5 चाल है, अगर 5 घंटा बाद मान लीजिए ये
5 घंटा बाद दोनों मिल गए, मान नहीं गया, दिया गया है 5 घंटा बाद दोनों काल एक दूसरे से मिल जाती है, यानी 5x - 5y बराबर 100। दूरी तो 100 ही है, वो दोनों देख लीजिए। सबसे पहले 5 घंटा बाद मिला, ऐसे यहाँ पर हमको बताए थे कि 5 घंटा। सबसे पहले ये काल, ये जो यहाँ पर काल है, इसे यहाँ से यहाँ जाना होगा, उसके बाद तो ये यहाँ से आगे बढ़ेगा, यानी यहाँ पर 5x - 5y बराबर 100 हो गया सीधा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 को मान लेंगे तो x - y बराबर 20 निकल गया, और दोनों की दूरी कितना है 100, दोनों बीच की दूरी 100। अब यहाँ समीकरण 1 2 बन गया इसका, और समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे, चिन्ह विपरीत है तो यहाँ y कट जाएगा, 2x बराबर 120 निकल जाएगा, और x का मान 7 निकल जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या है, x + y बराबर 100, 60 + y बराबर 100, और y का निकलेगा 40। जो एक काल थी वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, और जो y काल थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही थी। अब देखिए सबसे लास्ट प्रश्न है, ये प्रश्न समझ लेते हैं, और यह आपको चौथा प्रश्न समझ में आ गया। ये लास्ट मार्ग वाला प्रश्न था, यहाँ से दो काल जो थी वो भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चल रही थी, और ये दोनों काल 5 घंटा बाद मिल जाती है। और अब इसका चाल हम याद कर लिए थे, कितना 60 और 40 था काल के चाल। 5वां प्रश्न है कि एक आयत, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को जरा बड़ा कर देते हैं। अतः एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अतः एक आयत का जो क्षेत्रफल है वह 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिए, ताकि एक आयत की जो क्षेत्रफल वह 9 इकाई कम हो जाती है। कब जब उसकी लंबाई में 5 घटा दिया जाए, चौड़ाई 3 बढ़ा दिया जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, दोनों को बढ़ा देंगे तो उनका क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाएगा, ताकि आयत की बीमा यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, बीमाई को मान ही लेंगे, मान लेंगे आयत की लंबाई बराबर x और आयत की चौड़ाई बराबर y। इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x गुणे y वर्ग इकाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्लस में कहता है कि यदि लंबाई को 5 इकाई घटा दिया जाए, यानी लंबाई को 5 इकाई घटा दिया, चौड़ाई को 5 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ पर की ठीक है, हम लंबाई को 5 इकाई कम कर दिए, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो गया। अब इसके बाद गुना कर देगा तो हो जाता है 3x - 5y बराबर 6। ये बन गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण में कहता है कि यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को भी 2 इकाई के बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। और यहाँ पर हमने यही काम किया। यहाँ देखिए लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल था ये 67 इकाई बढ़ गया। अब इसके बाद इसे भी उसी तरह गुना कर लेंगे, तो गुना कर लें तो क्या बनता है, 3y + 2x बराबर 61। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम विलोपन भी हल करने के क्या करेंगे, यहाँ हमें दोनों समीकरण को एक बनाना पड़ेगा। दोनों समीकरण एक बनाने के क्या करेंगे, यहाँ देखिए कोई भी ऐसा संख्या जैसे हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 1 बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर अगर हमें x को विलुप्त करना है तो x का गुणन को यहाँ पर गुणा कर देंगे y, और यहाँ पर x का गुणन को इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पर लिखे कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करें तो 6x - 10y बराबर 12। समीकरण 2 में 3 से गुणा करें तो 6x + 9y बराबर 183, क्योंकि 61 दिया 183 होता है। अब हम घटा दिए तो 6 कट गया, और यहाँ घटाए तो ये 10 - 19 हो गया, -19 y बराबर -171, यानी y बराबर 9। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी 3x - 5y बराबर 6। अब यहाँ पर 3x y का मान रख देंगे -5 × 9। अब यहाँ पर -45 बराबर 6। अब हम -45 को जोड़ देंगे, इधर के जुड़ जाएगा 6 + 45, यानी x बराबर 51/3। नेक्स्ट का मान 17, यानी लंबाई 17 हो गया, चौड़ाई 19 समझ गया। सारा प्रश्न खत्म हो गया। चलिए धन्यवाद।